हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th विषय विज्ञान, चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ए घास, गेहूं तथा आम, बी घास, बकरी तथा मानव, सी बकरी, गाय तथा हाथी, और डी घास, मछली तथा बकरी। तो आपको आहार श्रृंखला के बारे में मैं यहाँ बता दूँ कि जैसे यहाँ पर ए दिया हुआ है घास, गेहूँ और आम, तो यह आहार श्रृंखला तब होगी यदि घास से एनर्जी गेहूँ में जाए और गेहूँ से एनर्जी आम में जाए। पर ऐसा नहीं होता, घास से एनर्जी गेहूं में नहीं, गेहूं से आम में नहीं जाती, क्योंकि गेहूं जो है वो घास से पोषण प्राप्त नहीं करती और आम गेहूं से अपना पोषण प्राप्त नहीं करता। परंतु यदि हम बी में आएँ तो घास को बकरी खा लेती है, यानी कि बकरी अपनी ऊर्जा घास से लेती है और मानव भी बकरी को खाकर अपनी ऊर्जा बकरी से ले सकता है। यदि हम सी और डी में आएँ तो बकरी जो है वो ऊर्जा, उसकी ऊर्जा गाय में शिफ्ट नहीं होगी और गाय से हाथी में शिफ्ट नहीं होगी। इसी तरह से गाय से एनर्जी मछली में और मछली से बकरी में नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने आहार श्रृंखला में ये देखा कि जो घास है वो बकरी का आहार हो सकता है और बकरी जो है वो मानव का आहार हो सकती है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, घास, बकरी तथा मानव। हमारा अगला प्रश्न है, हरे पौधों में सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? इसके ऑप्शंस हैं, ए सिर्फ रासायनिक ऊर्जा में, बी सिर्फ ऊष्मा में, सी ऊष्मा और रासायनिक ऊर्जा दोनों में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो हरे पौधे हैं वो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं दो तरह की ऊर्जाओं में, एक ऊष्मा और दूसरा रासायनिक ऊर्जा। तो हमारा जो सही ऑप्शन हुआ सी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? तो याद रखिए कि दो तरह के पदार्थ होते हैं कि जिनका पर्यावरण में अपघटन हो सकता है और कईयों का नहीं हो सकता। जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इनका अपघटन नहीं होता, डीडीटी का अपघटन नहीं होता। परंतु दूसरी तरफ अगर हम कहें उनकी मांस है, मछली है, हड्डी है, तो इनका जो है अपघटन हो जाता है। और दूसरे शब्दों में कहें कि वो एक तरह से मिट्टी में बदल जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा है सूखे पत्ते, तीसरा है मृत जीव और चौथा है भोजन। देखिए, जो प्लास्टिक है उसका अपघटन पर्यावरण में नहीं होता। आप प्लास्टिक को दबा कर रख दीजिए मिट्टी में, 10 साल बाद निकालें, 20 साल बाद निकालें, वो प्लास्टिक ज्यों का त्यों आपको मिलेगा। सूखे पत्ते मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं, मृत जीव भी मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं और भोजन भी। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ए, प्लास्टिक। किसी पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं? ए प्रकाश एवं जल, बी पौधे एवं मृदा, सी हरे पौधे एवं जल, और डी है पौधे, जानवर, मनुष्य व सूक्ष्म जीव। तो याद रखना कि जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र जो होगा उसमें जो घटक होंगे वो पेड़, पौधे, जानवर, मनुष्य और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव होंगे। जल और मृदा जो है वो उस पारिस्थितिक तंत्र के घटक नहीं होते। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। परितंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है? जैसा कि अभी पहला प्रश्न ही आपको बताया था कि इसमें आहार श्रृंखला में ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हमारे ऑप्शंस हैं। ए ऊर्जा का उत्पादन, दूसरा ऊर्जा का असंतुलन, तीसरा पर्यावरण का असंतुलन, और डी ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो है वो डी है, एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आपने देखा था कि किस तरह से घास से जो प्रवाह हुआ बकरी में हुआ और बकरी से प्रवाह मनुष्य में हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा
किस रूप में हरे पौधे में संचित रहती है। ऐसा कुछ मिलता जुलता प्रश्न आया था, उसमें था कि किस तरह से रूपांतरित होती है, यहाँ है संचित होती है। तो आपने दोनों प्रश्नों में अंतर को समझना है। इसमें पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में, दूसरा है ऊष्मा ऊर्जा में, तीसरा है मेटाबॉलिज्म और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा में, क्योंकि ऊष्मा की जो ऊर्जा होती है वो उसमें संचित नहीं रहेगी। संचित जो है ऊर्जा वो रासायनिक ऊर्जा में ही रह सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं? 50%, 5%, 2% या 1%। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर याद रखना होगा कि सौर ऊर्जा का सिर्फ 1% भाग ही हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में उपयोग करते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारक इनमें से किसका बढ़ना है? इस प्रश्न के ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा कि वायुमंडल में ऊपरी सतह पर एक ओजोन की एक परत है। ओजोन जो है वो उसका जो फार्मूला है वो O3 है, और वो उस जो जितनी भी जो प्रकाश की जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वो उनको रोकती है और नीचे पृथ्वी की सतह तक नहीं आने देती। अगर वो किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंच गई तो इंसान में जो स्किन का जो कैंसर है, त्वचा का कैंसर है, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC भी कहते हैं इसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा क्वेश्चन था कि किसके कारण जो है वो ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, डिके हो रहा है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को कहते हैं CFC, एरोसोल, ओजोन छिद्र और इनमें से कोई नहीं। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो है वो ओजोन स्तर में कमी आ चुकी है, तो उसको हम कहते हैं ओजोन छिद्र। और कमी किसकी वजह से आई है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अपघटित हो जाएगा? दूसरे शब्दों में कहें कि वो मृदा में यानी कि मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इसका उत्तर है सूखे पत्ते घास, पॉलीथीन बैग, रबर और प्लास्टिक। तो ऐसा ही हम प्रश्न पहले भी देख चुके हैं और उसमें बताया था कि जो प्लास्टिक है वो अपघटित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर D हमारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, C भी गलत है, पॉलीथीन बैग भी गलत है। तो सूखे पत्ते और घास जो हैं वो एक तरह से अपघटित हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है इसमें है A, सूखे पत्ते और सूखे घास और पत्ते। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे। हरे पौधे जो हैं वो उत्पादक हैं, वो उपभोक्ता नहीं हैं। हरे पत्तों से एनर्जी जो जिस जगह जाएगी, जैसे बकरी उसको खाएगी तो वो बकरी जो है वो उपभोक्ता हो जाएगी। तो हरे पत्ते उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर और D फूल और पत्ते। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नीलहरित शैवाल और फूल और पत्ते भी जो है वो उपभोक्ता नहीं हो सकते, यानी कि वो किसी से आहार प्राप्त नहीं करते। तो जंगली जानवर ही हैं जो दूसरों से आहार प्राप्त करते हैं, और जो दूसरों से आहार प्राप्त करते हैं अपना आहार खुद नहीं बना सकते, वही जो हैं उपभोक्ता होते हैं। तो इसमें उपभोक्ता जो है वो है जंगली जानवर। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? पहले भी बता दिया था कि इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है C, 3। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? A, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला
लेकर जाना। यदि आप कपड़े का थैला नहीं लेकर जाओगे तो आपको पॉलीथीन में वो सामान लाना पड़ेगा, और जो पॉलीथीन है वो अपघटित नहीं होगा, इसलिए ये पर्यावरण मित्र व्यवहार है। कार्य समाप्त हो जाने पर बल्ब या पंखे का स्विच बंद कर देना। यदि हम पंखे का स्विच या बल्ब का स्विच बंद कर देंगे तो यहाँ से हमारी जो है ऊर्जा जो है वो बचेगी, विद्युत ऊर्जा बचेगी। तो यहाँ भी पर्यावरण मित्र व्यवहार हुआ। सी, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। यदि हम विद्यालय पैदल जाएंगे तो फ्यूल का यानी कि पेट्रोल या डीजल का बचत होगी, तो यह भी पर्यावरण मित्र व्यवहार हुआ। तो इसलिए जो हमारा जो सही उत्तर है वो है डी, उपयुक्त सभी। निम्न में कौन से समूह में अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, यानी कि जिनका अपघटन नहीं होता? घास, पुष्प तथा चमड़ा। बी, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। सी, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। और डी, केक, लकड़ी एवं घास। तो यहाँ पर देखिए जितने भी मटेरियल दे रखे हैं, घास है, पुष्प है, चमड़ा है, लकड़ी है, फलों के छिलके हैं, केक है, नींबू है, ये सभी के सभी जो हैं वो जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। सिर्फ एक पदार्थ यहाँ पर जो नज़र आ रहा है जो अजैव निम्नीकरण है वो है प्लास्टिक। तो हमारे पास जो समूह है वो बी में घास, लकड़ी और प्लास्टिक में प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन हुआ, जो उत्तर हुआ वो हुआ बी, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, या डी, इनमें से कोई नहीं। आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो ओजोन परत है जहाँ पर O3 गैस जिसको हम कहते हैं वो होती है और वो पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है, यह वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। सही आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला आपको पहले ही बता दिया गया है कि ऐसी श्रृंखला जहाँ पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। तो देखते हैं, चिड़िया, सांप, घास, मछली, घास, गाय, बकरी, घास, हिरण, और डी, घास, हिरण और शेर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि हिरण घास को खाएगा और शेर हिरण को खाएगा। यदि हम ए ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सांप चिड़िया को खाएगा और घास सांप को, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह से बी ऑप्शन में घास मछली को नहीं खा सकती, और सी ऑप्शन में घास बकरी को नहीं खा सकती। सिर्फ ऑप्शन डी ही सही है, हिरण घास को और शेर हिरण को खाकर जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, जो जल में पाई जाने वाली आहार श्रृंखला? ए, घास, बकरी, शेर। बी, शैवाल, जलीय कीट और मछली। सी, घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य। और डी, घास, मछली और मनुष्य। सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ याद रखिए, इनमें से जो कौन से ऐसे जीव हैं जो कि सिर्फ पानी में होते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन सिर्फ बी ही बन रहा है। जलीय कीट शैवाल से अपना जो है आहार लेंगे और मछली जो है वो जलीय कीटों से अपना आहार लेगी, इसलिए जो सही आहार श्रृंखला है वो है बी, शैवाल, जलीय कीट, मछली। मैदानिक परिस्थिति में तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है हरा पौधा। हरा पौधा उपभोक्ता नहीं है, वो उत्पादक है। बी, मेंढक। सी, ग्रॉस हॉपर और डी, सर्प। तो इसमें जो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है सर्प, क्योंकि जो है सर्प जो है वो मेंढक को अपना आहार बनाएगा, मेंढक जो है वो कीड़े मकोड़ों को, और कीड़े मकोड़े जो हैं वो अपना आहार घास से
प्राप्त कर लेंगे। तो तृतीय स्तर का जो उपभोक्ता हुआ वो हुआ सर्प। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? जंगल। जंगल जो है वो कृत्रिम नहीं होता, प्राकृतिक होता है। बी झील, सी जल जीवशाला और डी रेगिस्तान। झील जो है वो भी प्राकृतिक होती है और रेगिस्तान भी प्राकृतिक होता है, इसलिए जो हमारा जो ऑप्शन हुआ वो जल जीवशाला सी वो हमारा सही ऑप्शन हुआ। मनुष्य और तेलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी या सर्वाहारी? शाकाहारी वो जीव होते हैं जो मांस नहीं खाते, पेड़ पौधों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, उन्हीं से अपना आहार लेते हैं। मांसाहारी जैसे कि शेर जो सिर्फ मांस खाते हैं। सर्वाहारी वो होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होती हैं, यानी कि वो पेड़ पौधों भी खा सकते हैं और मांस को भी खा लेते हैं। तो इसलिए जो मनुष्य और तेलचट्टा हैं वो सर्वाहारी हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन हुआ डी सर्वाहारी। कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है? पुनःचक्रण, कचरा प्रबंधन, जैव आवर्धन या जैव तकनीक? तो इसको हम कहते हैं कचरा प्रबंधन। तो कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको वैज्ञानिक तरीके से किसी न किसी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है या किसी अन्य काम के लिए उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी कचरा प्रबंधन। निम्नांकित में कौन एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, कागज, वाहित मल जल या इनमें से कोई नहीं? तो DDT एक ऐसा केमिकल है जिसका जो छिड़काव है वो खेतों में किया जाता है और ये जो है वो अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। यह आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह हानिकारक पदार्थ है और जो है फलों और सब्जियों के साथ यह हमारे पेट में हमारे अंदर भी जा सकता है, जो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सर्प। सर्प उत्पादक नहीं है, सर्प उपभोक्ता है। यह दूसरों से अपना आहार ग्रहण करता है। जो दूसरों से अपना आहार ग्रहण करते हैं वो उत्पादक नहीं, उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक अपना आहार स्वयं बनाते हैं। मेंढक। मेंढक भी कीड़े मकोड़े खाता है, तो यह भी उत्पादक नहीं है। ग्रास होपर। ग्रास होपर भी उत्पादक नहीं है। उत्पादक घास, हाँ जी हाँ, घास जो है वो उत्पादक है और घास के ऊपर ग्रास हॉपर डिपेंड रहता है। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ डी घास। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यह एक आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। घास से ग्रास हॉपर से मेंढक और मेंढक से सर्प। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि उत्पादक जो है वो पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे जो हैं वो हिरण खा जाता है, तो प्रथम स्तर पर ही वो खा लेता है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि वो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। यदि उसको शेर खा ले हिरण को तो फिर वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? आहार स्तर, ऊर्जा प्रवाह, आहार जाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसको हम कहते हैं आहार जाल। आहार जाल आहार श्रृंखलाओं के जाल को कहा जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या सूक्ष्म जीव। तो उनको हम कहते हैं उत्पादक, जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और उत्पादकों से उत्पादक को जो अपना आहार बनाता है उनको हम बोलते हैं उपभोक्ता।
पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं हैं? ऊर्जा प्रवाह, जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह और इनमें सभी। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं, चाहे वो ऊर्जा प्रवाह हो, जैव और अजैव वातावरण के बीच में आदान प्रदान हो या अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह हो, तो ये सभी के सभी पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हुआ डी, इनमें से सभी। निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? ए फुलवारी, बी पार्क, सी जल जीवशाला और डी इनमें से सभी। तो ये सभी के सभी जो हैं वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं और यहाँ पे कोई भी नेचुरल या प्राकृतिक जो है पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? उपभोक्ता के द्वारा, अपघटक के द्वारा, उत्पादक के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादक जो हैं वो सूर्य के विकिरण से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो है ऑप्शन सी। निम्न विकल्पों में कौन पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का जैव अवयव नहीं है? मृदा जो है वो जैव अवयव नहीं है। जंतु जैव अवयव है। पादप भी जैव है क्योंकि उसमें भी जीवन है और सूक्ष्म जीवधारियों में भी जीवन है, तो वो भी जैव अवयव है। तो जो हमारा जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ ऑप्शन ए, मृदा, मिट्टी। सन 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में भारी गिरावट क्यों आने लगी? तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि ओजोन की जो है वो एक परत होती है और वो जो परत है पराबैंगनी किरणों को नीचे धरती की सतह पर आने से रोकती है। तो 1980 में इसके बारे में पता चला। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं, इसके ऑप्शंस क्या हैं। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से, CFC के उपयोग से, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपको पिछले प्रश्नों में भी मिल चुका है। इसका उत्तर है बी, CFC के उपयोग से, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल से। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों हानिकारक है? इससे ओजोन परत का क्षय होता है। बी, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का क्षय होता है। सी, इससे ऑक्सीजन का क्षय होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर भी आप जानते हो, इससे ओजोन परत का क्षय होता है। इनमें से कौन जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? मलमूत्र, मृत शरीर, कागज या इनमें से सभी नहीं? सभी। तो देखिए इसमें से सभी के सभी जो हैं वो जैव निम्नीकरण हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकती है? टीबी, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और त्वचा का कैंसर यानी कि स्किन कैंसर। तो यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया है कि यदि सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती की सतह पर पहुँचने लग जाएं तो मनुष्य को त्वचा का कैंसर हो सकता है। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है, पहले भी बता दिया गया था, ऑक्सीजन के 3 O3। तो पहला ऑप्शन है O2, दूसरा है O3, तीसरा है O4 और चौथा है O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ये जो अणु बना हुआ है O3, इसको ही हम ओजोन कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है O3B। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।